नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लॉकडाउन की घड़ी में हमने देखा कि काफ़ी बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। क्या मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि गांव से वो वही जिद लेकर आए थे कि मुझे किसी भी हाल में सरकारी नौकरी लेना है। आज मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चों का जो जिद था, जो सपना लेकर गांव से आते थे कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी लेना है, आज वो अपने जिद से दूर हटते चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आज से अच्छा तो वो आपका बचपन था, जब आप अपने पिताजी माताजी के साथ बाजार जाते थे तो किसी खिलौने को देख करके उसको जिद कर बैठते थे कि नहीं मुझे ये खिलौना किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे उसके लिए भले ही माता पिता से आपको मार क्यों न पड़ जाती थी, आप उस खिलौने को लेना चाहते थे। उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं खोजते थे या कोई दूसरा विकल्प नहीं खोजते थे। आप अगर मन में जीत ले लिए कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो किसी भी कीमत पे वो खिलौना लेकर के ही मानते थे। तो आज वो जिद कहाँ गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें बचपन वाली जिद फिर से अपने अंदर जगानी है। मन को नहीं करने देनी उसकी मनमानी है, खुद को याद दिलाओ जो ठानी है वो ठानी है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कभी भी जो नौकरी होती है सरकारी, वो एक दो दिन का खेल नहीं है। इसको मेहनत करने में बरसों लगते हैं, किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को हो सकता है 6-7 साल भी लगते हैं। लेकिन जो कठिन तपस्या करता है उसी को फल मिलता है। कहावत है कि यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो हो सकता है कि कुछ महीने में ही आपको वो मिर्च देने लगे, लेकिन वो जल्दी समाप्त हो जाता है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यदि आम का पौधा आप लगाते हो तो हो सकता है कि आपको 4 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन 4 साल इंतजार करने के बाद वही आम का फल आपको सालों साल फल देता रहे, वो सालों साल आपको आम देता रहे। उसी तरीके से ये आपका परिश्रम है, 1-2 दिन का परिश्रम नहीं है, ये आपका लंबा परिश्रम करना होता है। और आप जो जीत लिए अपने मन में, जो आप संकल्प किए थे, उस संकल्प से दूर मत हटिए। आज भले जो भी मुसीबत आई है, इस मुसीबत की घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमको पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आइए हम चलते हैं आगे अगला भाग में, जो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा रहे थे। क्योंकि ये जो पार्ट है आपको अल्फाबेटिकल में दे रखा होता है, लेकिन इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूं लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग में कराने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को मतलब समझते हैं। यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बेनिफिशियल शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न कह रहा है उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ध्यान, अगर क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, शब्द एक लिखा हुआ बेनिफिशियल, तो पहले हम बेनिफिशियल लिखेंगे। यह हमने बेनिफिशियल लिख लिया है और इसकी नंबरिंग करके देखें तो देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दें, मतलब जो पहला अक्षर है इसको उठाकर छठवें की जगह रखेंगे और जो छठवां अक्षर उठाकर कहां रख देंगे? पहले की जगह। फिर कह रहा है इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को बदल दें, मतलब दूसरा उठाकर के रख दें कहां? सातवें की जगह, और सातवें को उठाकर कहां रख दें? दूसरे की जगह। फिर कह रहा है कि बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो आगे भी जारी का मतलब पहले को छठवें के पास रख रहे थे, दूसरे को सातवें के पास, तो तीसरे को उठाकर के आठवें की जगह रखेंगे, तो यहां आई कर दीजिए और यहां पर एम हो जाएगा। उसी तरीके से चौथे को 9वें से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? ए हो जाएगा और चौथा आपका कहां चला जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। फिर 5वें को 10वें से करेंगे तो यहां एल होगा और यहां पर क्या होगा? एफ हो जाएगा। तो ये रहा आपका परिवर्तन। और परिवर्तन के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से बोला है तो 1 2 3, क्योंकि देखिए ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं तो देखिए मेरा दायां हाथ हो रहा है, इधर बायां हाथ हो रहा है, तो दाईं छोर से तीसरा का मतलब 1 2 3, और 3 यहां पर क्या मिलेगा हमको? एन,
और यही इसका उत्तर होगा। अगर आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बैंक में पूछता था लेकिन अब ये एसएससी में पूछने लगा है, दरोगा में आने लगा है। हो सकता आने वाले समय में आपको यूपी पुलिस या अन्य वैकेंसियों में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं एक आध और कराऊंगा ताकि जो आपका डाउट होगा वो डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करिए, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी रीजनिंग का किताब दे रखे हैं उससे आप क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि शब्द डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे और 10वें अक्षर को आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है तो आप पूरा उतार लीजिए, DOCUMENTATION, शब्द डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है और यहां पर तीसरे और 10वें अक्षर को स्थान बदलने के लिए कह रहा है। तो नंबर पहले कर लीजिए। टोटल 13 अक्षर है, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा पूरा टोटल कितने हैं, 13 अक्षर है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ध्यान दीजिएगा, तीसरे और 10वें अक्षर को स्थान बदलने के लिए कह रहा है। तो तीसरा यहां सी लिखा हुआ है और 10वें पे टी लिखा हुआ है, यहां टी कर लीजिए और यहां पर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। वो जैसे कह रहा स्थान बदलने के लिए वैसे हम स्थान बदल दिए। 10वें को तीसरे की जगह ले गए और तीसरे को कहां ले गए हम, 10वें की जगह। फिर आगे कंडीशन क्या कह रहा है, चौथे और 7वें अक्षर को स्थान बदलने के लिए कह रहा है। तो चौथा यहां लिखा और 7वां यहां पर है, तो यहां पर एन कर लेंगे और यहां पर क्या होगा, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से अदल बदल कर लें, दूसरे और 6वें को भी बदलने के लिए कह रहा है। दूसरा 6वां बदल लीजिए, दूसरे पे ओ है और 6वें पे ई है, तो यहां पर ई हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। यही है, दूसरा 6वां बदल ली। बाकी कुछ बदलने के लिए नहीं कहा गया है तो बाकी उतार लीजिए जैसे था। डी यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये एम था, TAION, ठीक है ना। आगे भी परिवर्तन ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। अब कह रहा है कि दाईं ओर से गिनने पर 11वां अक्षर क्या होगा, ये हमारा दायां साइड है और ये हमारा बायां साइड है। तो दाईं ओर से 11वां, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा उत्तर क्या मिलेगा, टी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो जैसे प्रश्न में शर्त बोलेगा आप उसी तरीके से उसको अदल बदल करेंगे। हम अपने मन से चीजों को नहीं बदलते। यहां पर तीसरे और 10वां कहा है तो ध्यान दीजिएगा हम वही काम किए हैं कि तीसरे और 10वें में हमने क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। मतलब जो तीसरा अक्षर पे सी लिखा था वो 10वां जहां पहले टी था वहां हमने सी लिख दिया और 10वां जहां पे टी था उसको उठा करके हमने क्या कर दिया, इसको तीसरे की जगह रख दिया। फिर आगे आपने देखा कि यहां पर प्रश्न में चौथे और 7वें में कह रहा था तो चौथे पे यू लिखा था तो इसको उठा करके हमने क्या कर दिया है, सॉरी 7वें की जगह हमने रख दिया यहां और एन को उठा करके यू के रख दिया। तो प्रश्न बहुत आसान है, वो जैसे कहता है अदल बदल करने के लिए उसी तरीके से हम बदलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न हम आपको लेके चलते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसे करना है, क्योंकि एक बार आप नियम जान जाएंगे तो कुछ भी बदलने के लिए कहे, पहला दूसरा चौथा कुछ भी बदलने के लिए कह देगा, आप कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शब्द एग्जामिनेशन में बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को, तो पहले काम करते हैं एग्जामिनेशन को लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है उसको उतार लेंगे और नंबर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर करने से क्या होगा कि गलती होने की संभावना कम रहती है। आप लिख लीजिए कितने अक्षर है, टोटल 12 अक्षर है और यहां कह रहा है कि बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। तो पहले और दूसरे का मतलब कि इसको उठाकर रखिए कहां, एक्स की जगह और इसको उठाकर ले कहां
ई की जगह यहां पर आप क्या कर लिखेंगे, एच लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि तीसरे और चौथे को परिवर्तन करना है। तीसरे की जगह आप एम रखेंगे और ए को उठा करके रखेंगे चौथे की जगह, क्योंकि इन दोनों में परिवर्तन करना था। फिर आगे किसको करना है, पांचवा और छठवां करना है। तो एक काम करते हैं, एन यहां कर देंगे, यहां पर आई लिख देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि और शेष बचे अक्षरों में अदल बदल ना किया जाए। बाकी जो इधर का अक्षर बच रहे हैं इसको कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कह रहा है आगे, तो आपकी दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर आठवां होगा। दाईं ओर से मतलब ये मेरा दायां साइड है, और यहां से गिनने पर चूंकि आठवां कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एक देखिए मेरा दायां साइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर क्या आ चुका, एन। पहले तो यहां आई था, लेकिन बदलने के बाद अब क्या मिला हमको, एन मिला। तो हमारा उत्तर क्या होगा, एन आएगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे शब्द कह रहा है उसके हिसाब से आप बदलते चले जाएंगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। सारे आज क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं वो किसी न किसी एग्जाम के हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तब अगले क्वेश्चन तक आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी और ई आपस में अपना स्थान बदल बदल कर ले, इसी प्रकार सी और डी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, तो अक्षर सी निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला की बात बोला है, तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ लिख लिया जाए जहां तक ये काम कह रहा है। करने के लिए कह रहा है कि बी और ई आपस में स्थान अदलने बदलने की बात कर रहा है। मतलब बी के जगह आपको करना क्या होगा कि बी के जगह ई लिखना होगा और ई के जगह बी। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर इसकी कंडीशन ही कही गई है। प्रश्न का कंडीशन यही है कि बी और ई आपस में स्थान अदल बदल कर ले, तो हम बी को ई की जगह लेकर गए और ई को बी की जगह ले गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसी प्रकार सी और डी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, तो सी को आप उठाइए और डी की जगह रख दीजिए और डी को यहां पर सी के जगह। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रश्न में कहा गया था। कह रहा है कि अब परिवर्तन जब आप कर लिए हैं तो जो अक्षर सी होगा वह निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी कर लीजिए क्योंकि सी के जगह डी आएगा और डी के जगह कहां पहुंच जाएगा, सी चला जाएगा। अब सी को बोला है ये सी कौन से जोड़ा के बीच में होगा, तो इधर से डी होगा और इधर से क्या होगा, बी होगा। तो सी जो होगा वो डी और बी के ठीक बीच में होगा। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा आपका, डी बी। ये आपका इसका उत्तर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज हम आपको सारे एग्जाम के प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है एसएससी 2014 में पूछा गया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन करा वो भी एसएससी में कोई बैंक में क्वेश्चन था। अब फिर अगला क्वेश्चन एक और हम एसएससी का लेके चलेंगे। तो एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से समझेंगे, और सिर्फ एसएससी वाले ही नहीं, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या जिनको बीईओ का पेपर देना है या एनटीपीसी का देना है, सब बच्चे ध्यान से ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो में पूछा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा यहां पर कहना चाहता है कि ए और बी को क्या लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए, मतलब दो अक्षर को एक लिखने के लिए कह रहा है। अगला देखेंगे सी और डी के लिए बी लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए। फिर आगे कह रहा है ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए। तो ये तो अपनी वर्णमाला के क्रम में है, लेकिन दो को एक लिखेंगे जब हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है, तो आपके पास सिर्फ 13 अक्षर बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दो को एक लिख रहे हैं, तो आपके पास 26 अक्षर नहीं सिर्फ 13 अक्षर होगा। वो 13 अक्षर आप उतार लीजिए।
ये 13 अक्षर है, ठीक है। अब कहना क्या चाहता है कि यदि आप लिख लिए तो परिवर्तन के बाद नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं छोर से बोला है, ये हमारा दायां छोर है, यहां से 1 2 3 क्या मिला है के, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, शर्त यही कह रहा था कि ए और बी के ए लिखा जाए तो हमने ए और बी के लिए ए लिखा, फिर कह रहा था सी और डी के लिए बी लिखा जाए तो सी और डी के लिए बी कर दिया मैंने, फिर नेक्स्ट ई और एफ के लिए यहां पर सी बोला है तो ई और एफ के लिए हमने सी कर दिया है। कहने का मतलब कि 2 को 1 लिख रहा है, तो जब हम 2 अक्षर को 1 लिखेंगे तो एबीसीडी टोटल 26 अक्षर होता है, तो आपके पास सिर्फ 13 अक्षर ही बच जाएगा। तो 13 हमने यहाँ पर ए से लेके पूरा एंड तक लिख दिया। क्योंकि ये मेरा बायां साइड है, ये जानना चाहता है कि जब आप परिवर्तन कर लें तो दाएं छोर से तीसरा क्या होगा, तो दाएं छोर से तीसरा आप क्या देख रहे हैं, के होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर कोई ना कोई एग्जाम का होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी मैं प्रश्न आज करा रहा हूं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शब्द वायलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। यह नई व्यवस्था क्या होगी, ये पूरा प्रश्न कहा गया है। अब क्वेश्चन का अगर मतलब समझ में आ गया हो तो जरा ये इसको देखते हैं कि करना क्या है। तो पहले शब्द जो दे रखा है वायलेट को उतार लीजिए, ये हमने वायलेट को उतार लिया। उतारने के बाद कह रहा है कि सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में, पहले आपको बता दें कि वर्णमाला का क्रम क्या है। जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं वही आपका वर्णमाला का क्रम है। तो ए से लेके जेड तक जो आपको पढ़ने का तरीका क्या है, ए बी सी डी आप क्रम में पढ़ते हैं तो वही वर्णमाला का क्रम है। लेकिन यहां पर तो एबीसीडी पूरा अक्षर नहीं लिखा हुआ है, केवल आप देखेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7 अक्षर लिखा हुआ है। इसमें कुछ आपके वॉवेल है, कुछ कॉन्सोनेंट है। तो जो कहना चाहता है कि चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आइए देखते हैं यहां पर कि व्यंजन कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं। तो व्यंजन देखेंगे तो भी लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है और यहां पर टी लिखा हुआ है। और स्वर कौन कौन से हैं, जरा स्वर देख लिया जाए। तो स्वर देखेंगे तो आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ए आपका वॉवेल है और ई आपका वॉवेल है। अब इसमें करना क्या होगा कि जो व्यंजन सबसे छोटा होगा उसको हमको पहले लिखना होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, देख के बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा, एल होगा ना। तो पहले हम यहां पर एल उतार देंगे, उसके बाद टी उतारेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, भी हो जाएगा। और वॉवेल में सबसे छोटा ए होगा, उसके बाद ई, फिर आई, फिर ओ। तो आपने क्या किया कि वर्णमाला के क्रम में आपने इसको उतार लिया। यही कहना चाहता था कि शब्द वायलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। फिर कह रहा है कि और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले का होता है, तो पूर्ववर्ती अगर हमको करना होगा तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ये आप समझ चुके, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो कहना चाहता है यहां पर कि जो व्यंजन है, कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती, मतलब ये एल एक व्यंजन है और पूर्ववर्ती मतलब इसका पहले का लिखेंगे तो एल से पहले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। टी व्यंजन है, टी से पहले एस होगा। भी व्यंजन है, भी से पहले यू होगा। अब यहां से वॉवेल शुरुआत होता है। तो स्वर की कंडीशन क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से। तो ध्यान दीजिएगा, ए है तो ए वर्णमाला में क्या होगा, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ई के बाद एफ होगा, आई के बाद जे होगा, ओ के बाद पी होगा। यहां से यहां तक वॉवेल था।
AEIO वॉवेल था। वॉवेल की कंडीशन क्या थी कि उसके बाद के अक्षर से आपको प्रतिस्थापित करना था, और जो कॉन्सोनेंट था उसके पहले का, तो L से पहले K कर दिया, T से पहले S कर दिया और B से पहले Q कर दिया। तो कह रहा है कि जब आप ऐसा कर दिए तो यह नई व्यवस्था क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा KSUBFJP किस में है, KSUBFJP आपके बी ऑप्शन में है, तो बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में पूछा गया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दरोगा में आपको देखने को मिल सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो बच्चे सीजीएल और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ऐसे प्रश्नों को किताब से ढूंढ करके और पूरा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी पे एक प्रश्न हम और कोशिश कराते हैं कि आपको करा दें, ताकि आपके जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्या हो, क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो भी करा रहा हूं एग्जाम के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके चल रहा हूं। आप रिवीजन करते चलिए, थक मार के बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। घूमने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। आज भले मुसीबत है, लेकिन आपका सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करते चलिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से, तो पहले ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती, परवर्ती मतलब होता है बाद का, बाद का अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नवा होगा। तो पहले काम करते हैं, इंटरनेशनल को उतार लीजिए आप पूरा। ये हमने इंटरनेशनल लिख लिया। तो इंटरनेशनल में प्रत्येक व्यंजन को, इसमें जो व्यंजन है ध्यान दीजिएगा, उसमें पूर्ववर्ती लिखना पहले का। तो पहले व्यंजन देखते कौन कौन सा है। यहां ये एन व्यंजन है, एन से पहले क्या होगा, एम होगा, एम के बाद एन आता है। टी व्यंजन इससे पहले एस होगा, आर व्यंजन इससे पहले क्यू होगा, एन से पहले एम होगा, टी से पहले एस होगा, एन से पहले एम होगा और एल से पहले के होगा। इतने व्यंजन थे। और स्वर में क्या कह रहा था कि स्वर को परवर्ती मतलब बाद का अच्छा लिखना था। तो आई स्वर है, आई के बाद क्या होगा, जे आएगा। ई स्वर, ई के बाद एफ होगा, ए स्वर है, ए के बाद बी होगा, आई के बाद जे, ओ के बाद पी और ए के बाद बी होगा। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन को पूर्ववर्ती मतलब पहले का, स्वर को परवर्ती मतलब बाद का अक्षर लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, ये नहीं कि स्वर है तो अगला स्वर लिखना है, ऐसा कंडीशन नहीं कहा था ना। वो कह रहा है कि स्वर है तो अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर लिखिए, और व्यंजन है तो उसके पहले का अक्षर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नौवां होगा। तो ये मेरा बायां साइड होगा, ये मेरा क्या होगा, दायां साइड होगा। और बाएं से नौवां का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा बाईं ओर से नौवां मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। अब इसी पे हम अगला प्रश्न आपको लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए और जेड ए के स्थान पर, मतलब उल्टा कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी अगर हम कुछ लिखे तो ऐसे होता है, इधर से आपका क्या चलता है, जेड वाई आपका एक्स आता है। कह रहा है कि ए जेड के स्थान पर आ जाए, मतलब ए पहुंच जाए कहां, जेड के स्थान पर, और जेड आ जाए ए के स्थान पर। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी वाई के स्थान पे चला जाए, बी जो है कहां पहुंच जाए, वाई के स्थान पे, और वाई कहां आ जाए, बी के स्थान पर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि उल्टा लिखने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा,
सीधा सीधा ये रिवर्स कहना चाहता है। रिवर्स का मतलब ABCD हम इधर से लिखें और पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता है। यहां कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं परिवर्तन तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से आपका ये चल रहा है, इधर आपका बायां साइड होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है कि प्रश्न में जो कंडीशन कहा था कि A Z के स्थान पर आ जाए तो A को हम Z के स्थान पहुंचा दिए, फिर B Y के स्थान पर तो Y के स्थान पर हमने B कर दिया। उसी तरीके से H के स्थान C चला जाएगा, W के स्थान पर D चला जाएगा। दाईं ओर से चौथा बताना है तो दाईं ओर चौथा 1 2 3 4 क्या मिलेगा D। D इसका जो होगा वो सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जो दाईं ओर चौथा पूछ रहा था तो हमारा डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो ये सब जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए आप अच्छे से समझते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसके बीच का अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए, CONTRACT, और इसमें अगर हम नंबर करते हैं तो टोटल इतने नंबर हैं। और यहां पर आपको लेना कौन सा, पहला तो C ले लीजिए, दूसरा अक्षर कह रहा तो O उठा लीजिए, उसके बाद चौथे की बात कर रहा है तो T ले लेंगे, पांचवें की बात करता है तो R होगा और छठवां लेना होगा तो A। ये हमने उठा लिया। अब इसमें आपको अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और मीनिंगफुल तभी बना पाएंगे जब आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग याद होगा। जब तक वर्ड पावर नहीं याद होगा आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप तो क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक उसका मीनिंग नहीं मुझे आएगा तो मैं इसको वर्डफुल कैसे बनाऊंगा, मीनिंगफुल कैसे बनाऊंगा। ठीक है, अर्थपूर्ण बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर देता है। रीजनिंग इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर रीजनिंग भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, इसमें हिंदी भी है, GS भी है, साइंस के पोर्शन भी है, करंट सब कुछ इसमें दे देता है। इतिहास से लेकर भूगोल सब कुछ इसमें आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये कोटरा लिखा हुआ, मैंने क्या कर दिया, पहला उतारा, दूसरा उतारा, चौथा, पांचवा, छठवां उतार लिया। अब इससे ये देखना है कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे बनेगा एक्टर, मीनिंगफुल वर्ड। और मीनिंगफुल वर्ड बनाते वक्त इस बात को ध्यान देते हैं कि किसी भी अक्षर को 2 बार प्रयोग नहीं करना है और किसी अक्षर को आपको छोड़ना भी नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 अक्षर तक, यहाँ भी 1 2 3 4 5 अक्षर है। और आप ध्यान दीजिए, किसी भी अक्षर को मैं 2 बार नहीं लिखा, चाहे R हो, चाहे C हो, चाहे O, चाहे A हो, चाहे T हो, किसी को मैंने रिपीट नहीं किया है। तो जब मीनिंगफुल वर्ड आपका ये बनेगा एक्टर, तो बीच का अक्षर जानना चाह रहा है, कह रहा है तो उसके बीच का अक्षर क्या होगा, तो उसके बीच का अक्षर क्या मिल जाएगा, T। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं और आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्योंकि ये प्रश्न मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को जरूर कराता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उन्हें पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करने हैं। तो चलिए इसी पे अगला प्रश्न चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शब्द रिक्विजन के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उत्तर के दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कंडीशन लिख लीजिए तब उसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर हम नंबर करके देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है। 11 अक्षर में दूसरा लेने के लिए कह रहा है, दूसरा आप ई ले लीजिए, फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा आपका क्यू होगा, चौथे अक्षर की बात है तो यू होगा, पांचवें की बात कर रहा आई होगा, और आठवें की बात करता है तो टी हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उत्तर आपको के देना है। यदि अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सके तो उत्तर एल देना है, और यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उत्तर एम देना है।
अब आपको ध्यान देना होगा कि KLM में से क्या उत्तर मिलेगा, आपको इसको बना करके बताना है। तो देखते सी मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है। पहला ध्यान दीजिएगा, इससे बनेगा क्वाइट, QUIT। सभी अक्षर का प्रयोग करना है, कोई अक्षर एक से दो बार नहीं करना है, एक ही बार में अक्षर का एक बार प्रयोग करना है, और कोई अक्षर ये ध्यान देना होगा हमसे छूटने न पाए। तो क्वाइट का मतलब होता है ठीक या बिल्कुल, और एक और क्वाइट बन जाएगा क्या, QUIET। इसका मतलब होता है शांत या चुप। तो ये दो हमारा बन रहा है, एक क्वाइट एक क्विट बन जाएगा। तो जब एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उत्तर हमको क्या देना था, ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उत्तर क्या देना है, M। यही इसका आंसर होगा M। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हों और उसमें ये न पूछे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है। एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरनेशनल और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए। इन चारों ऑप्शन में जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं, जो सभी के सभी अक्षर अगर इसमें मिल जाए तो वो बन जाएगा, और जो अक्षर नहीं मिलेगा वो आपका नहीं बनेगा। अब आइए देखते हैं चारों ऑप्शन में से कि जितने अक्षर यहां ऑप्शन में लिखे हुए हैं क्या सब के सब इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर देखिए L लिखा हुआ है तो L यहां पर है हमारा। फिर I देखेंगे तो ये भी दे रखा है, N भी दिया हुआ है, E भी दे रखा है, A की बात करते तो ये भी दिया हुआ है, और R की बात करेंगे तो ये भी दे रखा है। तो लीनियर में सभी के सभी अक्षर यहां हमको मिल गए, और अगर सभी के सभी मिल गया तो ये आपका क्या होगा, बनाया जा सकता है। एग्जाम में आप एक चेक करके अगर पूरा का पूरा मिल गया तो इसी को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, आप सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आपको लगेगा। जैसे ही आपको मिल जाता है कि हमारा पहला बन जाएगा तो बाकी का मतलब और आपका ये सब नहीं बनना है। अब क्यों नहीं बनना है, अगर हम बात करते तो यहां S लिखा हुआ है और इंटरनेशनल वर्ड में कहीं पर भी S अक्षर नहीं है, इसलिए आपका नहीं बन रहा है। C वाला क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहां D लिखा हुआ है और इसमें देखेंगे तो कहीं पर D अक्षर नहीं लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहां से यहां तक कहीं भी D लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए नहीं बन रहा है। इसमें O 2 बार है और यहां पर O 1 बार है। तो ये भी ध्यान देना होगा कि अगर ऑप्शन में O 2 बार लिखा है तो यहां वर्ड में आपको 2 बार O होना चाहिए। अगर 1 बार O होगा तो बात नहीं बनेगी। वो बात अलग है, यहां 2 बार O होता और यहां सिर्फ 1 बार O होता तो भी आपका सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहां ऑप्शन में 2 बार है और इसमें O 1 बार लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आपका नहीं बन पाएगा। तो इस टाइम में 2 प्रश्न बनता है, पहला निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है और दूसरा निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जाता है। तो अब हम अगला प्रश्न आपको लेके चलेंगे कि निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यहां ध्यान देना होगा आपको, किसमें पूछना चाहता है, जो नहीं बनेगा आप उसको ढूंढिए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो G लिखा था, R की बात करेंगे A भी दे रखा है, A भी दे रखा है, P भी दे रखा है और आपका H भी दे रखा है। उसी तरीके से ये दोनों भी देखिए ध्यान से तो मिल जाएगा, बस इसमें लास्ट वाले में यहाँ E लिखा हुआ और इसमें कहीं पर भी E अक्षर आपका है नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में E है और E कहीं पर नहीं लिखा हुआ, यही ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जाता है। तो 2 प्रकार से प्रश्न बनता है, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया सकता। नहीं बनाने का मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया हो उसमें से कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो ढूंढने पर आपको इसमें नहीं मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वो आपका नहीं बना सकता है, और जो सभी के सभी मिल जाए वो अक्षर आपका बनाया जा सकता है। तो बहुत आसान है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप किताब से क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है।
ये सारे चीजें जो है वर्ड फॉर्मेशन, जहाँ चैप्टर का नाम शब्द निर्माण है, आप रीजनिंग किताब में इसको वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण के नाम से दिया गया है। आप वहां जाकर के इन सब क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हैं पहले ए आता है, फिर बी सी डी, ये क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बी से पहले क्या होगा आपका, सॉरी ए से पहले आपका बी आ जाए या सी से पहले आपका क्या हो डी आ जाए। जो क्रम आपको पढ़ाया गया वो इसी क्रम ए बी सी डी एफ जी एच आई जे क्रम चलता है। तो यही बात यहाँ पे कहना चाहता है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो आइए जरा देखते हैं कि क्रम में यहाँ 4 ऑप्शन आपका दे रखा है और इसको हमको क्रम में उतारना है। तो इसे कुछ ऐसे भी समझिए, जैसे आप इंटर में वाइवा देने जाते होंगे, हाई स्कूल इंटर में जब भी आपने वाइवा दिया होगा तो उसमें देखेंगे कि ए जो रोल नंबर से थे उनको पहले वाइवा होता था, जो एल एम या पी या आर से होंगे ऐसे वो बाद में जाते थे, सबसे पहले ए वाले जाते थे। उसी तरीके से एग्जाम में कभी कभी रोल नंबर जो प्रोवाइड किया जाता है वो अल्फाबेटिकली प्रोवाइड किया जाता है, शब्दों के शब्दकोश में जो पहले शब्द आता है उसके हिसाब से मिल जाता है। जैसे अमित नाम का है तो पहले चला जाएगा, सुरेंद्र नाम का है तो एस बाद में चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आपको पता करना होता है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें पहले कौन सा आएगा। अब अगर देखिए यहाँ 1 2 3 4 आपको लिखे हुए हैं और चारों में अगर देखेंगे तो ए सब में लिखा है। तो जब सब में ए है तो आप नहीं बता पाएंगे भी, ठीक है। ए सब में है, सब में ए काटी है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे यहाँ डी है तो यहाँ भी डी लिखा है, इसमें भी डी है और यहाँ भी डी है। जब सेम होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर सेम नहीं इतना बड़ा बड़ा ना लिखा होता, अगर हम सिंपल आपको 4 ऑप्शन देते, कहते कि मान लीजिए आपका के लिखा हुआ है, बी ऑप्शन हमने कर दिया एच लिखा है, सी में हमने का आर कर दिया और डी में हमने मान लीजिए यहाँ पर जो है बी कर दिया। अब आपसे ये पूछ लें कि इन चारों में से पहले कौन आएगा, तो आप इजीली देखकर बता देंगे कि सबसे पहले से बी आएगा, मतलब पहले नंबर पे क्या होगा डी वाला आ जाएगा। बी के बाद अब अगली बारी कौन सी है, तो एच आएगा, तो आप कहेंगे कि एच बी, जब बी पे लिखा था तो बी यहां उतार देंगे। फिर अगला अगर हम बात करें तो इसके बाद के मतलब ए लिख देंगे और लास्ट में आर, आर कौन से ऑप्शन पे सी पे है तो उसके बाद आप सी लिख देंगे। तो ये तो सिंगल है आपका, आसान आपको लग रहा होगा, जल्दी से देख के बता लेंगे। तो ये भी तो आसान है, ये कौन सा कठिन है, ये भी कठिन नहीं है। अगर यहाँ पर ए लिखा था, यहाँ एच लिखा होता, यहाँ पर मान लीजिए आपका डी लिखा होता पहला अक्षर, यहाँ आर पहला अक्षर होता तो आप सिंपल बता ले जाते। लेकिन चूंकि पहला अक्षर बार बार आपको सब में कॉमन मिल रहा था तो ए को हमने काट दिया। डी देखेंगे तो ये भी सब में कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम डी को भी काट देंगे। अब अगला चलेंगे तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ एम है, फिर आपका डी लिखा है और फिर आपका एच लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षर सेम था तो 2 हमने काट दिया। अब सब में हमको तीसरे अक्षर से काउंट करना है। तो तीसरे अक्षर पे देखिए यहाँ भी लिखा है, ये बाद में आएगा। एम है, ये भी आपका क्या होगा, बी से ये पहले होगा। अगला डी लिखा है तो डी क्या होगा, एम से पहले होगा। और यहाँ एच लिखा है तो एच क्या होगा, डी से बाद। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, तो मतलब तीसरा नंबर पहले हो जाएगा। डी के बाद हमको क्या मिलेगा, एच मिलेगा, तो यहां पर चौथा नंबर उतार लीजिए। फिर हमको एम मिलेगा तो दूसरा नंबर उतारेंगे और लास्ट में हमको भी मिलेगा, तो लास्ट हम क्या करेंगे, पहला नंबर। तो ऑप्शन आपका जी के शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना था तो 3 4 2 1, और ऐसा ऑप्शन करने की बात करेंगे तो बी ऑप्शन है 3 4 2 1, जो कि शब्दकोश के अनुसार जो क्रम सजाने पर ये निकल कर आया है। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ए सब में सेम था तो ए को हमने काटा, उसके बाद डी सब में सेम था तो डी को भी हमने काट दिया, क्योंकि सेम में नहीं मिला पाएंगे ना। जब तक अलग आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसको अलग छाट ही नहीं पाएंगे। तो तीसरे से देखा कि यहाँ बी था, तीसरे में यहाँ एम था, यहाँ तीसरे पे डी था और यहाँ तीसरे पर एच था। तो हमने देखा कि इसमें देखिए तीसरे पे भी लिखा था, दूसरे में एम था, तीसरे में डी था और चौथे पे आपका एच था।
तो इसमें सबसे पहले हमको डी मिलेगा, तो तीसरे नंबर पे डी उतार लिए, फिर उसके बाद एच चौथा नंबर था, फिर एम दूसरा नंबर था और बी आपका लास्ट में था, तो पहला नंबर 3 4 2 1। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा मिला? बी ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं इस टाइप का, ताकि जो मन में डाउट होगा वो डाउट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आप उठाकर पेपर देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस शब्द को ज्ञात करना है जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन में से आपको यह बता देना है कि दूसरे ऑप्शन पे कौन सा होगा। तो आइए उसी तरीके से देखते हैं। यहां सब में बी लिखा है, तो बी में तो आप नहीं बता पाएंगे कि पहला कौन सा होगा, दूसरे की तो बात करते हैं। यहां बी सब में सेम है तो बी को हटाइए। ए सब में सेम है तो इसमें भी आप नहीं बता पाएंगे पहले कौन होगा। अब आगे बात करते हैं, तो एन है, आर, एल और आर लिखा हुआ है। कौन कौन से अक्षर है ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे एन लिखा था, फिर आर था, फिर एल था, फिर आर था। तो सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहले एल आएगा, इसका नंबर पहला कर दीजिए। एल के बाद क्या आएगा? एन आएगा, तो इसका नंबर क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। यानी दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये ऑप्शन आपका जो पहला आपका ए ऑप्शन लिखा था, ये आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। जो कि बैंक में एन होगा वो एल के बाद आएगा, ठीक है ना। तो यही आपका सही उत्तर होगा। और आप जितना मैंने कराया है उसको प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रीजनिंग किताब ले रखी है उस किताब से प्रैक्टिस करिए। और जो बच्चे नए आए हों, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो भी बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और जो पुराने बच्चे हैं जो हमारे पहले से वीडियो देखते आए हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी है कमेंट करें, क्योंकि कमेंट जो होता है वो हमें प्रोत्साहन देता है। आपका जो कमेंट किया वर्ड हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट को देखते हैं कि बच्चे हमें किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, या अगर कोई समस्या भी हो रही हो, आपको ये लगता है कि कोई चीज़ हम बताएं वो आपको समझ में नहीं आया है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।